गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है राजा मानसिंह। इससे पहले भी हम लोग अपने 2 वीडियो में राजा मानसिंह के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें पहले आमेर राजवंश की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी वो देखा हमने, और उसके बाद राजा भारमेल ने किस तरह से अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और मुग़ल सेवा में अपनी सेवाएं प्रदान करी। और उसके बाद फिर भगवंत दास जो उनके पुत्र थे, उन्होंने भी मुग़लों के अंदर अपनी सेवाएं प्रदान करी। तो उसके बाद फिर हमने मानसिंह को देखा, जो कि 12 वर्ष की उम्र से ही अकबर की सेवा में उपस्थित हो गए थे और जीवन पर्यंत उन्होंने शाही सेवा में ही अपना पूरा बिताया। तो उन्होंने किस किस तरीके की क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी और किस किस जगह पे उसको असफलता मिली, वो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। इसमें से हम लोग अभी तक शाही सेवा में मानसिंह के 2 चरण देख चुके हैं। ठीक है, जैसे ही हमने बात करी थी मानसिंह से पूर्व आमेर राजघराने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजा मानसिंह, ये हम जो देख चुके हैं। शाही सेवा में मानसिंह का प्रथम काल जो 1562 से 1574 ईस्वी तक रहा था। फिर शाही सेवा में मानसिंह का दूसरा काल 1574 से 1589 ईस्वी। इसमें कुंवर मानसिंह को प्रताप के विरुद्ध भेजा जाना, वहाँ पर हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें सफल होकर भी वह असफल रहे। ठीक है, और फिर उसके बाद पंजाब और काबुल में मानसिंह की सेवाएं। और हमने ये भी देखा था लास्ट वीडियो में कि इस समय आते आते काबुल में रहते हुए उनके स्वास्थ्य काफ़ी मानसिंह का गिरने लग गया था। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि शाही सेवा में तीसरा काल 1589 से 1614 ईस्वी का जो रहा था राजा मानसिंह का, वो किस तरह से रहा। इसमें उनको क्या क्या मिला, जैसे बिहार की सूबेदारी, प्लस मानसिंह द्वारा उड़ीसा विजय और बंगाल की सूबेदारी, और मानसिंह और अकबर के अंतिम दिन, और फिर मानसिंह और जहांगीर, इनके साथ में उन्होंने किस तरह से तादाद में बैठाया, अपना सेवाएं दी, वो सब इस वीडियो के अंदर हम लोग अब देखेंगे। शाही सेवा में तीसरा काल में सबसे पहले है बिहार की सूबेदारी। 1587 ईस्वी में मानसिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। उस समय बिहार में चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई थी। बिहार प्रदेश के स्थानीय राजा और सरदार आपसी संघर्ष में व्यस्त थे और वे मुगल सम्राट तथा उसके अधिकारियों की अवज्ञा करते हुए स्वतंत्र शासकों की भांति आचरण करने लगे थे। उनका अनुकरण करते हुए कुछ पठान और अफगान अमीर जमींदार भी मुगलों की केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध उठ खड़े होते थे। ऐसे समूचे बिहार प्रांत में शासन व्यवस्था को लकवा मार गया था। अतः मानसिंह को इस पद का कार्यभार संभालते ही अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा। मानसिंह अभी बिहार की आंतरिक राजनीतिक स्थिति का पूरी तरह से अध्ययन भी नहीं कर पाया था कि उसके पिता राजा भगवंत दास की मृत्यु हो गई। अतः सम्राट से स्वीकृति मिलते ही वह पटना से आमेर आया, जहाँ 14 फरवरी 1590 ईस्वी को उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ तथा अकबर ने उसे राजा की उपाधि और 5000 मनसब प्रदान किया। कुछ दिनों तक आमेर में रहने के बाद वह पुनः बिहार लौट आया और सूबे में शांति एवं व्यवस्था स्थापित करने के काम में जुट गया। यह मानसिंह के जीवन के एक लंबे तथा गौरवपूर्ण अध्याय की शुरुआत थी। वह एक प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी था। उसने सम्राट के नाम पर अनेक युद्ध जीते और पराजितों के साथ संध्या की। बिहार के उद्दंड, अनुशासनहीन तथा विद्रोही सरदारों को दमन करने में मानसिंह को पूरी तरह सफलता मिली। इन विद्रोही सरदारों में सबसे अधिक शक्तिशाली थे गिद्धौर, खड़गपुर और हाजीपुर के शासक। मानसिंह ने सर्वप्रथम गिद्धौर के राजा पूरनमल पर आक्रमण किया। पूरनमल ने बिहार में मुगल सत्ता की निर्बलता का लाभ उठाते हुए अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उसका इलाका पटना के पूर्व में स्थित था। मानसिंह अपने कछवा सैनिकों तथा शाही सैनिक दस्तों के साथ सर्वप्रथम गिद्धौर की तरफ बढ़ा और बड़ी आसानी के साथ उसके मिट्टी के किले और पूरनमल के खजाने को हस्तगत कर लिया। तब पूरनमल ने अपने चुने हुए हाथी और अन्य कीमती वस्तुएं मानसिंह को भेंट की तथा मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस अवसर पर उसने अपनी पुत्री का विवाह भी मानसिंह के भाई चंद्रभान से कर दिया। इकबालनामा ए जहांगीरी के अनुसार कुछ अन्य स्थानीय जमींदारों ने भी अपनी बहन बेटों का विवाह मानसिंह के अन्य भाई भतीजों के साथ संपन्न किया था। इसके बाद मानसिंह खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह की तरफ बढ़ा। संग्राम सिंह ने बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार कर ली और मूल्यवान उपहारों के साथ मानसिंह को विदा किया। पूर्वी अभियान की सफलता के बाद मानसिंह ने पटना की तरफ के दक्षिण की तरफ ध्यान दिया। गया जिले के
अनंत चेरू ने आतंक जमा रखा था। सर्वप्रथम मानसिंह ने उसी के विरुद्ध चढ़ाई की और उसे पराजित किया। इसके बाद मानसिंह ने गया जिले में शंभुपुरी के राजा को पराजित किया। जयपुर वंशावली से पता चलता है कि मानसिंह ने गया जिले में फाल्गु नदी के किनारे मानपुर नामक एक नया नगर भी बसाया। मानसिंह जब दक्षिण बिहार में शांति एवं व्यवस्था की स्थापना करने में लगा हुआ था तो उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर बंगाल से भागकर आए दो मुस्लिम विद्रोही नेताओं कुली कालमक और कचेरा ने बिहार के पूर्वी भाग पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने पूर्णिया और ताजपुर को लूटने के बाद दरभंगा पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद विद्रोही हाजीपुर की तरफ बढ़े, जिससे राजधानी पटना के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। मानसिंह अपने पुत्र जगत सिंह को पटना की सुरक्षा के लिए तैनात कर गया था। जगत सिंह अपने सैनिक दस्ते के साथ हाजीपुर की तरफ बढ़ा। उसके आते ही विद्रोही लूट का माल छोड़कर भाग खड़े हुए। दूसरी तरफ से मानसिंह भी शीघ्र घटनास्थल की तरफ बढ़ा। मानसिंह को इस संपूर्ण अभियान में जो मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त हुई थी उन्हें उसने 54 हाथियों के साथ अकबर के पास लाहौर भिजवा दिया। अकबर को इससे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। इस प्रकार मानसिंह ने अपने पराक्रम और प्रशासनिक कुशलता से बिहार प्रांत में शांति एवं व्यवस्था कायम की। मानसिंह और उड़ीसा की विजय। बिहार के विद्रोहियों का दमन करने एवं शांति तथा व्यवस्था को स्थापित करने के उपरांत अप्रैल 1590 ईस्वी में मानसिंह ने उड़ीसा पर आक्रमण करने के लिए पटना से प्रस्थान किया। अकबर के आदेशानुसार बंगाल से मुगल तोपखाना भी मार्ग में उससे आ मिला। भागलपुर और बर्दवान के मार्ग से होता हुआ हुगली के पश्चिम में स्थित जहानाबाद तक जा पहुंचा। वर्षा ऋतु के कारण मानसिंह को कुछ दिनों के लिए यहीं पर पड़ाव डालना पड़ा। उत्तरी उड़ीसा के अफगान शासक कतलू खान ने बहादुर कुरु के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना रायपुर के दुर्ग को जीतने के लिए भेज दी। मानसिंह ने अपने युवा पुत्र जगत सिंह को अग्रिम सैनिक दस्तों के साथ रायपुर की तरफ भेज दिया, परंतु उसमें अनुभव तथा सूझबूझ की कमी थी, इसलिए वह अपनी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पाया और 21 मई 1590 ईस्वी की शाम को अफगानों ने अचानक आक्रमण कर मुगल कछुआ सेना को चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद ही शाही सेना के पैर उखड़ गए और वे भागने लगे। बीका राठौड़, महेश दास और नारू चौहान ने वीरतापूर्वक संघर्ष कर स्थिति को बचाने का प्रयास किया, परंतु वे सभी मारे गए। जगत सिंह भी बुरी तरह से घायल होकर बेहोश हो गया, परंतु स्वामी भक्त राजा वीर हमीर ने उसे पहचान लिया और अपने साथ बांकुरा जिले में अपने विष्णुपुर दुर्ग में ले गया। राजपूती शिविर में उसके मरने की अफवाह फैल गई थी। रायपुर युद्ध की पराजय ने मानसिंह को क्रोधित कर दिया और उसने कतलू खां पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी, परंतु संयोगवश इस घटना के 10 दिन बाद ही कतलू खां की मृत्यु हो गई और उसके वजीर ख्वाजा ईशा खां ने उसके युवा पुत्र नासिर को सिंहासन पर बैठाकर मानसिंह से संधि वार्ता शुरू कर दी। उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने, अकबर के नाम से खुतबा पढ़वाने तथा सिक्के ढलवाने तथा भविष्य में अकबर के प्रति स्वामी भक्त बने रहने का वचन दिया। उसने जगन्नाथपुरी का प्रसिद्ध मंदिर भी सम्राट को सौंपने की बात स्वीकार की। 15 अगस्त को युवा सुल्तान नासिर ने व्यक्तिगत रूप से 15 अगस्त को युवा सुल्तान नासिर ने व्यक्तिगत रूप से मानसिंह की सेवा में उपस्थित होकर क्षमा याचना की और 150 हाथी तथा अन्य मूल्यवान उपहार भेंट किए। मानसिंह ने संधि कर ली और सितंबर 1590 ईस्वी में वापस लौट आया। अकबर को यह संधि पसंद आई, फिर भी उसने इसको स्वीकृति प्रदान कर दी। अफगान लोगों को भी यह संधि पसंद नहीं आई थी, परंतु जब तक ईशा खान जीवित रहा उसने उद्दंड अफगानों को नियंत्रण में रखा। 1591 ईस्वी के प्रारंभ में उसकी मृत्यु हो गई और अब अफगान सरदारों को नियंत्रण में रखने वाला कोई बुद्धिमान एवं प्रभावशाली व्यक्ति न था, अतः उन्होंने संधि को भंग करते हुए जगन्नाथपुरी के मंदिर पर धावा बोल दिया और मुगलों के शासक को वहां से खदेड़ कर मंदिर पर अधिकार कर लिया। रायपुर के युद्ध में जगत सिंह की रक्षा एवं उपचार करने वाले विष्णुपुर के राजा हमीर के इलाके को भी पदक्रांत कर डाला। इससे मानसिंह का उत्तेजित हो जाना स्वाभाविक ही था, अतः अकबर उसे आवश्यक अनुमति प्राप्त कर 3 नवंबर 1591 ईस्वी को वह पटना से पुनः उड़ीसा की तरफ चल पड़ा। मार्ग में बंगाल का मुगल सूबेदार सईद खान भी सेना सहित उससे आ मिला। अफगानों ने इस खतरे से निपटने के लिए अपने प्रदेश की उत्तरी सीमांत की तरफ कूच किया और जलेसर नगर से कुछ मील की दूरी पर घने जंगल में एक वृत्ताकार नदी के मध्यवर्ती मैदान में अपना पड़ाव डाला। मानसिंह सेना सहित उसी दिशा की तरफ बढ़ा। 9 अप्रैल 1592 ईस्वी को दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ। संघर्ष के दौरान बंगाली सैनिक दस्तों और मानसिंह के सैनिक दस्तों में
तालमेल का अभाव रहा और शत्रु पक्ष के प्रारंभिक दावे ने तो शाही सेना के पैर ही उखाड़ दिए, परंतु मानसिंह ने उसी समय समुचित सहायता भेजकर स्थिति को संभाल लिया। इसके बाद मुगल तोपखाने ने अफगानों और उनके हथियारों पर जो जोरदार प्रहार किया, उसके सामने वे अधिक समय तक नहीं टिक पाए। वे अपने पीछे लगभग 300 मृत सैनिकों को छोड़कर भाग खड़े हुए। अबुल फजल ने लिखा है कि इस युद्ध में मानसिंह के पुत्रों जगत और दुर्जन ने आदित्य सैनिक पराक्रम का प्रदर्शन कर युद्ध की स्थिति को बदल दिया। अगले दिन विजयी मानसिंह जलेसर पहुंचा और सम्राट के नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के डलवाए। इसके बाद मानसिंह ने दक्षिण की तरफ बढ़ा और मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्रों के स्थानीय जमींदारों को मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया, परंतु सईद खान द्वेषवश उसका साथ छोड़कर बंगाल वापस चला गया। भद्राक स्थान पर मानसिंह को सूचना मिली कि अफगान लोग सारनगढ़ यानी कटक जिला जो आज के टाइम पे है में एकत्र हो रहे हैं। इस प्रकार कुछ सैनिकों को पीछे छोड़कर वह कटक की तरफ बढ़ा और बिना किसी विरोध के कटक पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसे और भी सफलताएं मिलती गई। ओल का दुर्ग भी आसानी के साथ उसके अधिकार में आ गया। तिला राजा ने भी उसके पास आकर आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु खुर्दा का राजा सारनगढ़ अभी भी विद्रोह की पताका फहरा रहा था। मानसिंह ने व्यवस्थित ढंग से खुर्दा प्रदेश को उजाड़ना शुरू कर दिया। अंत में खुर्दा राजा रामचंद्र देव ने घुटने टेक दिए और अपने पुत्र को बहुमूल्य उपहारों के साथ मानसिंह की सेवा में भेजा। इसी बीच विद्रोही अफगानों ने जलेसर पर पुनः अधिकार कर लिया। तब मानसिंह ने कटक से एक सेना उस तरफ भेजी, जिसने अफगानों को परास्त कर जलेसर पर पुनः शाही सत्ता कायम की। 30 मई को सारनगढ़ का पतन हो गया और परंतु रामचंद्र देव अब भी व्यक्तिगत रूप से मानसिंह की सेवा में उपस्थित होने की बात को टालता रहा और खुर्दा के दुर्ग में जा छिपा। एक एक करके सभी दुर्गों पर मानसिंह ने अधिकार कर लिया। अकबर को मानसिंह का कठोर व्यवहार पसंद नहीं आया, विशेषकर तब जबकि खुर्दा के राजा ने अकबर की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया था। अतः अकबर ने उसे सेंसर करते हुए पत्र लिखा, जिसके फलस्वरूप मानसिंह को खुर्दा से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। अंत में 30 जनवरी 1593 ईस्वी को राजा रामचंद्र देव मानसिंह से मिलने आया और अपने पुत्र अक्षय देवी का विवाह मानसिंह के साथ कर दिया। इस प्रकार उड़ीसा की विजय पूरी हुई, परंतु उड़ीसा की विजय के फलस्वरूप भी मुगलों के पूर्वी प्रांतों में शांति स्थापित नहीं हो पाई। बिहार की अशांति अब बंगाल की तरफ स्थानांतरित हो गई। मानसिंह ने कतलू खां के वंशजों सुलेमान और उस्मान को उड़ीसा से जड़ मूल से ख़त्म करने की दृष्टि से पूर्वी बंगाल के फरीदपुर कस्बे में जागीर प्रदान कर दी। सुलेमान और उस्मान अपने अनुयायियों सहित अपने इस नए क्षेत्र में पहुंच पाते उससे पहले ही मानसिंह ने अनुभव किया कि उड़ीसा के सीमांत पर इन लोगों को बसाना बिहार की शांति के लिए उचित नहीं होगा। अतः उसने उनको प्रदत्त जागीर रद्द करते हुए उन्हें अपने शिविर में उपस्थित होने का आदेश भिजवाया। इस पर वह विद्रोह कर बैठे और लूटमार करते हुए सतगांव हुगली जिला तक जा पहुँचे। वहाँ से खदेड़े जाने पर जैसोर जिले में आ गए। यहाँ से वे लोग ढाका के विद्रोही सरदार ईशा खां मसनद ए आला की सेवा में जा पहुँचे। इस प्रकार पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा से खदेड़े जाने पर अफगानों ने ब्रह्मपुत्र के उस पार पूर्वी बंगाल में नए सिरे से अपने पैर जमा लिए। इस बीच मानसिंह ने उड़ीसा और तेलंगाना के मध्य स्थित मानपुर के दुर्ग को जीत लिया। इसके बाद वह कुछ समय तक रोहतास में रहकर शांति और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में लगा रहा। इसी समय उसे अकबर का आदेश मिला कि वह लाहौर आकर दरबार में उपस्थित हो। जब मानसिंह लाहौर पहुंचा तो उसका भव्य स्वागत किया गया। 23 फरवरी 1594 ईस्वी को शहजादे सलीम ने लाहौर से कुछ मील दूर तक आकर मानसिंह की अफगानी की। शाही दरबार में अकबर ने उसकी प्रशंसा की। इस प्रकार 7 वर्ष तक वह बिहार का सूबेदार रहा और अपनी सैनिक तथा राजनीतिक कुशलता के बल पर शांति एवं व्यवस्था स्थापित की तथा उड़ीसा पर मुगल प्रभुत्व को सुदृढ़ एवं विस्तृत किया। अब हम देखते हैं बंगाल की सूबेदारी। 17 मार्च 1594 ईस्वी को अकबर ने मानसिंह को सईद खां के स्थान पर बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। सईद खां को बिहार की सूबेदारी प्रदान की गई। मानसिंह तथा उसके अनेक संबंधियों को बंगाल में ही जागीरें प्रदान की गई तथा 4 मई को मानसिंह अपने नए पद का भार ग्रहण करने के लिए चल पड़ा। अकबर ने उसके साथ कई अनुभवी प्रशासनिक सलाहकारों को भी भेजा। टांडा नामक स्थान पर पहुंचने के बाद उसने कई जिले के अफगान विद्रोहियों को कुचलने के लिए सैनिक दस्ते भिजवाए। उसके पुत्र हिम्मत सिंह ने 2 अप्रैल 1595 ईस्वी को बुसना दुर्ग को जीत लिया। बंगाल में मानसिंह राजधानी के लिए सुरक्षित स्थान चाहता था, अतः उसने अकमहल के प्राचीन नगर के पास राजमहल नगर की नींव रखी और उसका नाम अकबर नगर रखा, परंतु जनसाधारण में यह नगर राजमहल के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ।
इस समय बंगाल में मुगलों की सत्ता पूर्ण रूप से सुदृढ़ नहीं हो पाई थी। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि उड़ीसा से भागे हुए अनेक अफगान बंगाल में घुस गए थे और उनके उकसाने पर बंगाल के कई स्थानीय जमींदार मुगलों को चुनौती देने लगे थे। ऐसी स्थिति में अकबर ने शहजादे सलीम के 10,000 सवारों को बंगाल भेजा और उन्हें मानसिंह की आज्ञानुसार कार्य करने का आदेश दिया। सलीम के उन्हीं सैनिक सरदारों को भेजा गया था जो कि मानसिंह के निकट संबंधी थे, जैसे कि जगत सिंह, दुर्जन सिंह, साका सिंह, हिम्मत सिंह, भाऊ सिंह, राजा रामचंद्र देव आदि। इनके साथ लोहानी तथा सूर कबीलों के कुछ स्वामी भक्त अफगान सरदारों को भी भेजा गया। बुसना दुर्ग के पतन के बाद विद्रोही अफगानों ने खिजरपुर के जमींदार ईसा खां के यहाँ आश्रय लिया। मानसिंह स्वयं सेना सहित ईसा खां की तरफ बढ़ा, परंतु गोरघाट नामक स्थान पर वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अतः विद्रोहियों के नेता ईसा खां तथा मासूम खां काबुली का विद्रोह उकसाने का अवसर मिल गया। स्वस्थ होते ही मानसिंह ने अपने पुत्र हिम्मत सिंह को अफगानों के विरुद्ध भेजा। अफगान पराजित होकर भाग निकले। मुगलों ने उनका बहुत सा सामान लूट लिया। इसके बाद मानसिंह ने कूच बिहार को मुगलों की अधीनता में लाने का निश्चय किया। इस समय कूच बिहार पर राजा लक्ष्मी नारायण का शासन था, परंतु उसका चचेरा भाई पंत कुबेर भी अपने आप को राज्य का उत्तराधिकारी मानकर उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा था। पंत कुबेर ने अफगानों के विद्रोही नेता ईसा खां से साठगांठ कर रखी थी। उनका सामना करने की दृष्टि से राजा लक्ष्मी नारायण ने अकबर का संरक्षण प्राप्त करने का निश्चय किया और तदनुसार बंगाल के सूबेदार मानसिंह की सेवा में उपस्थित हो उसके साथ एक संधि संपन्न कर ली। इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण ने अपनी बहन का विवाह राजा मानसिंह के साथ करके उसके साथ अपने संबंधों को मजबूत बना लिया। इससे पंत कुंवर क्रोधित हो उठा और उसने लक्ष्मी नारायण के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। लक्ष्मी नारायण ने अपने दुर्ग में आश्रय लिया और मानसिंह से सहायता की याचना की। मानसिंह ने जज्जर खां और फतेह खां सूर के नेतृत्व में एक सेना उसकी सहायता के लिए भिजवा दी, जिससे ने मई 1597 को पंत कुंवर को परास्त करके भगा दिया। वह भागकर ईसा खां के शरण में चला गया। इसी बीच मार्च 1597 ईस्वी में मानसिंह के पुत्र हिम्मत सिंह की एक बीमारी में मृत्यु हो गई, जिससे मानसिंह को भारी धक्का लगा। पंत कुंवर और ईसा खां ने मिलकर कूच बिहार पर धावे मारने शुरू कर दिए और उस राज्य के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। मानसिंह के तत्काल उनके विरुद्ध एक सेना भेज दी। इसके अलावा मानसिंह ने अपने पुत्र दुर्जन सिंह को भी एक सैनिक दस्ते के साथ नदी मार्ग से भेजा। इसकी सूचना मिलते ही ईसा खां और मासूम खां बहुत सी नावों पर सवार होकर आगे बढ़े और दुर्जन सिंह पर टूट पड़े। घमासान लड़ाई में मुगल सैनिक दस्ता पराजित हुआ और दुर्जन सिंह मारा गया। इससे दुखी होकर मानसिंह ने अफगानों को सबक सिखाने का निश्चय किया, परंतु ईसा खां काफ़ी चतुर था। वह मानसिंह और मुगल सत्ता के शक्ति एवं साधनों से सुपरिचित था, अतः उसने मानसिंह से क्षमा याचना करते हुए संधि की बातचीत शुरू कर दी। मानसिंह ने भी परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल संधि करना ही उचित समझा। वस्तुतः बंगाल की सूबेदारी उसके लिए दिन प्रतिदिन अशुभ तथा कष्टप्रदायक सिद्ध होती जा रही थी। उसके 2 पुत्र तथा अनेक सरदार मारे जा चुके थे और बंगाल की जलवायु ने उसके स्वयं के स्वास्थ्य को भी कमज़ोर बना दिया था, अतः वह बंगाल से वापस जाना चाहता था। इसी बीच मासूम खां काबुली की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से बंगाल में अपेक्षाकृत शांति बनी रही। इसलिए उसने सम्राट से कुछ दिनों का अवकाश मांगा, जो कि स्वीकृत हो गया और सितंबर 1599 ईस्वी में ईसा खां की भी मृत्यु हो गई, जिससे मानसिंह चिंताओं से मुक्त हो गया। सितंबर 1599 ईस्वी में अकबर ने शहजादे सलीम को मेवाड़ अभियान पर जाने का आदेश दिया। मानसिंह को भी सलीम के साथ भेजा गया और मानसिंह के पुत्र जगत सिंह को बंगाल का प्रशासन चलाने के लिए बंगाल भेजा गया, परंतु दुर्भाग्यवश 6 अक्टूबर 1599 ईस्वी को जगत सिंह की आगरा में ही मृत्यु हो गई। तब अकबर ने जगत सिंह के पुत्र महासिंह को बंगाल का कार्यभार संभालने के लिए बंगाल भेजा। जगत सिंह मानसिंह का सबसे बड़ा पुत्र था और उसके पुत्र महासिंह को उसके स्थान पर नियुक्त करने का अर्थ था उसे मानसिंह का उत्तराधिकारी मानना। क्योंकि महासिंह अभी अवयस्क ही था, अतः उसके चाचा प्रताप सिंह को उसका संरक्षक बनाकर उसके साथ बंगाल भेजा गया। मानसिंह की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उस्मान तथा सजाबल के नेतृत्व में अफगानों ने बंगाल में पुनः विद्रोह कर दिया। प्रताप सिंह उनका दमन करने गया, परंतु उसे पराजित होकर लौटना पड़ा। विद्रोहियों ने शाही अधिकारियों को खदेड़कर बहुत से क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। उधर मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने भी सलीम और मानसिंह का डटकर सामना किया। आराम पसंद सलीम को कष्टप्रद सैनिक अभियान की जिंदगी पसंद न आई और वह सेना सहित वापस लौट गया। राजधानी पहुंचने पर मानसिंह को बंगाल के उपद्रव की जानकारी मिली और सम्राट के आदेशानुसार उसे बंगाल के लिए प्रस्थान करना पड़ा। बंगाल आते ही मानसिंह विद्रोही अफगानों पर टूट पड़ा और उसने तब तक शस्त्र नहीं रखे जब तक कि मासूम खां काबुले के पुत्र सुजा और लचिनक कुशाल के पुत्र
सैयद ने आकर उसके सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। उनके आत्मसमर्पण के बाद बंगाल का विद्रोह लगभग समाप्त हो गया। अब मानसिंह ने ढाका के राजा केदार राय को मुगल सत्ता के अंतर्गत लाने का प्रयास किया और अपने प्रयास में सफलता भी उसे मिली। इस बीच मानसिंह ने अकराव मालदेव के विद्रोही नेता जलाल का दमन किया तथा पूर्णिया के विद्रोही काजी मुनीम को दबाने में भी सफलता प्राप्त की। दूसरी तरफ मानसिंह ने विक्रमपुर और सहारनपुर के विद्रोहियों का दमन कर शांति और व्यवस्था कायम की। दाऊद खां और अन्य अफगान 1602 ईस्वी में सोनार गांव भागकर आए थे, लेकिन 1603 ईस्वी में उन्होंने पूर्वी बंगाल में विद्रोह का झंडा फहरा दिया। माघ क्षेत्र के राजा ने भी परम मोहिनी दुर्ग पर आक्रमण कर मुगल सत्ता को चुनौती दी। मानसिंह ने इब्राहिम बेग अतका को भेजा, लेकिन एक अन्य राजा केदार अपनी नावों के बेड़ों के साथ को लेकर विद्रोहियों की सहायता को पहुंच गया। इससे उत्साहित होकर विद्रोही ने मुगलों के श्रीनगर थाने पर आक्रमण कर दिया। शाही सेना की एक टुकड़ी समय पर पहुंच गई और उसने विद्रोहियों को विक्रमपुर के समीप परास्त कर दिया। घायल राजा केदार को बंदी बना लिया गया, परंतु कुछ दिनों बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ मानसिंह माघ के राजा की तरफ बढ़ा, परंतु वह बिना युद्ध लड़े ही अपने राज्य को वापस लौट गया। 1604 ईस्वी में मानसिंह ढाका लौट आया। इस प्रकार बंगाल में पुनः शांति स्थापित हो गई। मानसिंह ने अपनी योग्यता तथा वीरता से बंगाल में शांति स्थापित की, परंतु कुल मिलाकर बंगाल की सूबेदारी उसके लिए कष्टप्रद ही रही। उसे लगातार 10-11 वर्षों तक विद्रोहियों से संघर्ष करना पड़ा। इस अवधि में उसके 3 पराक्रमी पुत्र जाते रहे, जिससे उसका चित्त शोकाकुल हो उठा। अतः वह अब इस पद से छुटकारा पाना चाहता था। ज्यों ही उसे दरबार में उपस्थित होने का निमंत्रण मिला, वह तुरंत बंगाल से चल पड़ा और अगस्त 1605 में आगरा पहुंचकर सम्राट अकबर की सेवा में उपस्थित हो गया। अकबर को मानसिंह की सेवाओं से अत्यधिक संतोष था। उसने अपने इस पराक्रमी स्वामी भक्त सेवक की पदोन्नति करते हुए उसे 7,000 जात और 6,000 सवार का मनसब प्रदान किया। अकबर के शासनकाल में इतना ऊंचा मनसब केवल शाही घराने के सदस्य और शहजादों के लिए ही सुरक्षित था। मानसिंह को यह सम्मान प्रदान कर अकबर ने अपनी उदारता तथा सहिष्णुता नीति को सार्थक कर दिखाया। इससे मुगल दरबार में आमेर के कछवाओं की प्रतिष्ठा बढ़ गई। इतना ही नहीं, अपितु सम्राट ने मानसिंह को सलीम के पुत्र खुसरो का संरक्षक भी नियुक्त कर दिया तथा मानसिंह के पुत्र महासिंह के मनसब में भी वृद्धि की गई। वस्तुतः मानसिंह इस समय अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा की पराकाष्ठा पर था। मानसिंह और अकबर के अंतिम दिन। अकबर के अंतिम दिन चिंता, क्लेश और निराशा में गुजरे। 24 अगस्त 1604 ईस्वी को उसकी माता का देहांत हो गया। 11 मार्च 1605 ईस्वी को अकबर के पुत्र दानियल की भी अत्यधिक सुरापान के कारण मृत्यु हो गई। राजकुमार मुराद भी सुरापान के कारण कुछ वर्षों पूर्व मर चुका था। अब उसका एकमात्र पुत्र सलीम जीवित था, परंतु उसके निरंतर अशिष्ट व्यवहार तथा अवज्ञाकारिता ने अकबर को अत्यधिक दुखी कर रखा था। फिर ईश्वर ने सलीम को सद्बुद्धि दी और 15 नवंबर 1604 ईस्वी को वह इलाहाबाद से आकर सम्राट के चरणों में गिर पड़ा। सम्राट ने उसे क्षमा कर दिया, परंतु 10 दिनों तक उसे हरम के एक प्रकोष्ठ में बंदी बनाकर रखा गया। उसे शराब पीने की स्वीकृति नहीं दी गई और उसके मित्रों तथा सलाहकारों को भी उससे दूर रखा गया। 10 दिन बाद उसे रिहा किया गया। अकबर को अब अपना अंत निकट दिखाई पड़ रहा था, अतः उसने खाना मानसिंह आदि विश्वस्त सरदारों को अपने पास बुला भेजा। उसका आदेश मिलते ही मानसिंह बंगाल से आगरा आ गया। खाना भी दक्षिण से आगरा आ गया। शायद अकबर अपने अंतिम दिनों में इन विश्वस्त अधिकारियों से भावी व्यवस्था के बारे में परामर्श करना चाहता था, क्योंकि सलीम के व्यवहार तथा विद्रोह से वह काफ़ी दुखी था। फिर भी इस बात के निश्चित प्रमाण नहीं है कि इस अवसर पर मानसिंह ने अपने भांजे खुसरो जहांगीर के बड़े पुत्र को सिंहासन पर बैठाने के लिए किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र रचा था। यदि विचार विमर्श के दौरान इस प्रकार की कोई बात उठी भी हो, तो जैसा कि यदुनाथ सरकार और डॉक्टर रघुवीर सिंह की मान्यता है कि वह उसी समय समाप्त भी हो गई हो, क्योंकि इस प्रकार की योजना निरर्थक थी। कुछ विद्वानों ने लिखा है कि मानसिंह और मिर्जा अजीज काका ने मिलकर षड्यंत्र रचा था, क्योंकि जैसे ही युवराज सलीम सम्राट अकबर को देखने उसे बंदी बना लिया जाए। इस प्रकार के कथन में कोई वजन नहीं है। मानसिंह जैसे चतुर राजनीतिज्ञ से इस प्रकार की योजना को स्वीकार किए जाने का सवाल ही नहीं उठता, जबकि उसे मालूम था कि सलीम का पक्ष काफ़ी बलवान है और अधिकांश दरबारी उसके पक्ष में है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मानसिंह ने उसके पिता के शासन में उसका अहित किया था। इसका केवल यही अभिप्राय हो सकता है कि एक विश्वसनीय एवं स्वामी भक्त सेवक के रूप में मानसिंह ने अकबर को सलीम के आचरण तथा चरित्र के बारे में सही जानकारी दी हो, जैसे जहांगीर उससे
जैसे अकबर उससे नाराज़ हो गया हो था, परंतु सम्राट बनने के बाद जहांगीर ने मानसिंह के साथ जो व्यवहार किया उससे स्पष्ट है कि मानसिंह ने उसके उत्तराधिकार का विरोध नहीं किया था। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मानसिंह का चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम मानसिंह और जहांगीर के साथ किस तरह से काम रहा और फिर इसके बाद मानसिंह का मूल्यांकन हम लोग देखेंगे। ठीक है।